गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BSTC फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरमेंटल स्टडी टीचिंग के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि जॉन ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्योंकि यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि बालक किस तरह से किसी तथ्य सूचना का ज्ञान अर्जित करता है या बालक का अधिगम होता कैसे है या किसी चीज को वो सीखता कैसे है। उसमें अब तक हम लोग जीन पियाजे बायोकॉग्निटिव के सिद्धांतों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम करेंगे ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जो ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो कि जीन पियाजे से के संज्ञानात्मक सिद्धांत से प्रभावित थे और उन्होंने वर्षों तक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर कार्य किया था, लेकिन धीरे धीरे अनुभव के साथ उन्होंने अपने स्वतंत्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया और उनका जो संज्ञानात्मक सिद्धांत था वह प्रसिद्ध हुआ। फिर जीन पियाजे ने बालक की जो है संवेदी कामक अवस्था से सीखने की प्रक्रिया को उन्होंने प्रारंभ किया, यानी कि बालक अपनी संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है, अपने इंद्रियों के ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखना प्रारंभ करता है। यहाँ पर इन्होंने ये ब्रूनर का जो था उनका भी मानना यही था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जब तक प्रत्यक्ष अनुभव बालक को नहीं होगा, प्रत्यक्ष वस्तु बालक के सामने नहीं है, तब तक उसे वह चीज समझ में ज्ञान उसका अर्जित नहीं होगा। बात वही है, लेकिन कहने का तरीका कुछ भिन्न था। इसीलिए ब्रूनर का जो था वो इसमें जो था उनका कहना था कि जो ज्ञान बालक करता है या जो किसी चीज का अधिगम करता है उसमें संरचना से अवगत, ब्रूनर के अनुसार किसी भी व्यक्ति के ज्ञान की संरचना से अवगत होना अनिवार्य है। यानी कि जब बालक किसी वस्तु का ज्ञान अर्जित करता है तो उसकी संरचना का पता उसे या संरचना से उसे अवगत कराया जाए, तभी वो उसको अधिगम करता है। अर्थात कि ब्रूनर का किसी व्यक्ति को ज्ञान की संरचना से अवगत कराना चाहिए। यानी कि अगर हम कहना चाहिए कि व्यक्ति को किसी चीज का अधिगम या ज्ञान कराना चाहते हैं तो सबसे पहला स्तर है वह है कि ज्ञान की संरचना, यानी कि जो भी वस्तु है जिसकी के बारे में भी हम जानकारी देना चाहते हैं, समझाना है, सिखाना चाहते हैं, तो उसकी संरचना से अवगत कराया जाए। यानी कि वो कैसी, जैसे कि बालक को हम फूल से परिचित कराना चाह रहे हैं तो फूल का जो मूल आधार है वो बालक के वास्तविक फूल बालक के सामने रखना होगा और उसके अलग अलग भागों को बालक के सामने रखना होगा, तभी वह उसको समझ पाएगा। कहने का मतलब कि किसी चीज की वास्तविक संरचना की उसका निर्माण कैसे हुआ है इससे अवगत कराकर ही उसका ज्ञान बालक को कराया जा सकता है। संरचना से तात्पर्य क्या था उनका? संरचना से मतलब किस चीज से था उनका कि विषय की मूल प्रकृति व संरचना से बालक को अवगत कराया जाए। विषय की मूल प्रकृति व संरचना की संरचना होती है, यानी कि विषय की मूल वो वास्तविक है कैसा, उसका आरंभ किस तरह से हुआ और उसका निर्माण किस तरह से हुआ, उसी आधार पर उसकी वास्तविक ज्ञान को वो अर्जित कर पाता है। जब उसको मूल प्रकृति और संरचना से अवगत कराया जाता है तो वो क्या होता है, उसके लिए अधिगम की अवस्था कैसी होती है? उसके लिए अधिगम
सरल हो जाता है, यानी कि वो उसकी मूल बात को जानता है, उसके मूल आधार, मूल उसकी का निर्माण किस तरह से हुआ है, उस चीज को जानता है, तो उसको सीखना है, उसका अधिगम करना उसके लिए सरल हो जाता है। फिर वह उसके लिए रुचिकर हो जाता है, रुचिकर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मूल निर्माण या मूल वास्तविकता बालक जानता है कि वो किस तरह की है, तो वह उसके लिए उसका मूल आधार वो जानता है, तो उसके लिए वह एक रोचक विषय बन जाता है, क्योंकि उसके बारे में और अधिक, क्योंकि एक एक पार्ट उसके सामने होता है, तो वो चीज उसके लिए बड़ा रुचिकर बन जाता है, अर्थात अधिगम को वो रोचक बना देता है। फिर बाद में है जो खुद अनुभव करके प्राप्त करता है, तो वह स्थायी होता है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर अधिगम का हस्तांतरण सहायक, अधिगम के हस्तांतरण में सहायक, ठीक है ना। अधिगम के हस्तांतरण में सहायक हो जाता है, क्योंकि हर चीज बालक के सामने स्पष्ट होती, जिससे कि वह हर चीज को बहुत आसानी से सीख लेता है। जो हस्तांतरण हम या जो ज्ञान बालक को प्राप्त हो जाना चाहिए, जैसा चाहते हैं, वह चीज बालक को आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात स्पष्ट करी है कि जब हम ज्ञान को बालक के सामने रखना चाहते हैं, तो उसको वर्गीकृत अधिगम प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि एक वर्गीकृत वर्गों में विभाजित है। जैसे जीन पियाजे, उन्होंने इस सिद्धांत को तीन भागों में विभाजित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। जैसे जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं मानी थी, इन्होंने 3 अवस्थाओं में इस बात को स्पष्ट किया है कि बालक कैसे सीखता है। तो सबसे पहली अवस्था थी उनकी क्रियात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष, ठीक है ना। ये क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था थी, यानी कि इस क्रियात्मक अवस्था के अंदर नाम से जैसा स्पष्ट है कि क्रिया बालक करके सीखता है, वो अपने हाथ पैरों का उपयोग करता है, वस्तुओं को पकड़ता है, उनको तोड़ता है, उनको मरोड़ता है, उनको उठाता है, फेंकता है, रखता है, उनको उलट पलट कर देखता है, यानी कि उससे संबंधित जैसे बालक को, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बालक को कोई नया खिलौना जैसे गाड़ी ला कर दी, बालक उस पूरी गाड़ी को खोल देता है और उसको समझने की कोशिश करता है। ये क्या है? ये इसकी क्रियात्मक अवस्था है, जिसको कि वो उसकी बनावट को समझने का प्रयास करता है कि ये चीज है क्या, कैसे चलती है, ये ऐसी भाग कैसे लेती है। तो इस चीज को समझने के एक ये खिलौना तो नहीं भागता और ये भाग लेता है, तो इसके पीछे कारण क्या है, इस चीज को जानने के लिए वो उसको पूरी खोल देता है। यानी कि यहाँ पर बालक स्वयं किसी भी कार्य को करके अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव करके और अनुभव के साथ उसे क्रिया सीखता है, इसीलिए इसे क्रियात्मक अवस्था कहा गया है। दूसरा जो है वह था प्रतिबिंबात्मक अवस्था। यह है 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर बालक प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से किसी कार्य को करके और सीखता है। अब यहाँ पर बालक प्रतिबिंब बनाना सीख लेता है, जैसे कि उसने कार को खोला, कार को वापस जोड़ा या नहीं जोड़ा, लेकिन उस चीज को उसने देखा कि वो कैसे है, तो उसने प्रतिबिंब अपने दिमाग में, उसके अंदर के पार्ट्स की प्रतिबिंब उसके दिमाग में छप गए। अब जब दूसरी कार होती है तो वो उसे पता होता है कि ये किस तरह से चलती है, अब उसको खोलने की इच्छा उसमें नहीं होगी, क्योंकि उससे संबंधित ज्ञान वो हासिल कर चुका है और एक प्रतिबिंब उसके दिमाग में बन गया है। तो यहाँ पर बालक जिस भी ज्ञान को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अर्जित करता है, इस अवस्था में आकर उससे संबंधित वह प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीख कर और एक प्रतिबिंब का निर्माण कर लेता है।
यानी कि जैसे उसको कहा गया कि चम्मच लेकर आओ, तो बालक चूंकि पहले वो इस क्रियात्मक अवस्था में उस चम्मच के प्रयोग से, चम्मच के उपयोग से उसको उठाकर पटक कर जैसे भी उसने खाना खाने के रूप में उपयोग में उसका उपयोग किया, उससे अधिगम उसको हो गया। अब उसको सामने वस्तु उसके नहीं है, यानी कि इस अवस्था में यहाँ पर जब तक वस्तु सामने नहीं है बालक पहचान नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर बालक के सामने वस्तु नहीं है, लेकिन उसको कहा गया कि चम्मच लेकर आओ, तो बालक चम्मच उठाकर ले आएगा। अब छोटा बड़ा प्रारंभिक अवस्था में तो छोटा बड़ा जो भी है वो उठाकर ले आएगा, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अभी वो उसके संख्यात्मक ज्ञान, जो कि जैसा जीएन पियाजे ने कहा था कि जैसे लंबाई चौड़ाई के नाप में जो अंतर है उसको वो नहीं समझ पाता है, लेकिन धीरे धीरे 7 वर्ष की अवस्था तक आते आते वो इसमें अंतर करना सीख लेता है। अब वस्तु सामने न होते हुए भी वह वास्तविक वस्तु को पहचान लेता है कि किसके बारे में चर्चा की जा रही है और मुझे क्या कार्य करना है। एक तरह से कहा जाए कि अब बालक धीरे धीरे अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए तैयार होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब बनाना सीख लेता है। अब वस्तु का सामने होना अनिवार्य नहीं होता। अगला जो है संकेतात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था संकेतात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक अब संकेतों का प्रयोग करना सीख जाता है। अब संकेतों में क्या है, यह अवस्था इसकी 7 वर्ष से 15 वर्ष है ना, 7 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था में है। अब यहाँ पर वह मूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास कर लेता है, यानी कि अब वो स्वयं अमूर्त चिंतन करने की क्षमताओं का विकास उसमें होने लगता है। अब आवश्यक नहीं है कि उसके सामने वो वस्तु हो, वो उसके बिना भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कर सकता है। अब वो संकेत यानी कि मात्र जैसे भाषा के माध्यम से है, चित्रों के माध्यम से है, वो अब अपनी बात, अपनी भाषा, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमताओं का उसमें विकास होने लगता है। यानी कि अब वो भाषा है, गणित है, तर्क है, इनके माध्यम से अपनी बात को समझना या कहने की क्षमता उसमें आने लगती है। तो ब्रूनर के अनुसार अधिगम की जो वस्तुओं से, जो अधिगम का प्रारंभ वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण से प्रारंभ होता है, फिर बाद में उसका दृश्य अधिगम होता है, और फिर बाद में चिन्ह या प्रतिबिंब अवस्था उसकी, या उसके बाद संकेत या चिन्ह अवस्था के माध्यम से वह सीखता है। इन 3 क्रमों के आधार पर बालक के अधिगम की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब ब्रूनर के जो है सिद्धांत की जो विशेषताएं कह लें या शिक्षा में योगदान कह लें, तो उसकी विशेषताओं की जहां तक बात की जाए तो ब्रूनर के सिद्धांत की सबसे पहली विशेषता है अधिगम की पूर्वानुकूलता। पूर्वानुकूलता यानी कि यहाँ पर बालक को जब भी, जैसे बालक का अधिगम की प्रक्रिया को हमें प्रारंभ करना है तो पूर्व ज्ञान से पहले जोड़कर और फिर नवीन की ओर लेकर जाना है। अर्थात कि पूर्व ज्ञान से जब तक अनुकूलता या संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक नवीन ज्ञान से बालक संबंध स्थापित नहीं करेगा, इसीलिए उसको पूर्व ज्ञान से प्रारंभ करते हुए नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया पर इन्होंने बल दिया। दूसरी बात थी ज्ञान का संचरण। ज्ञान का संचरण इस अवस्था में उन्होंने बालक को जैसे विषय वस्तु या पाठ्यक्रम के माध्यम से स्वयं को खोजने की गतिविधियों पर अधिक बल दिया है। अर्थात उनका कहना था कि बालक स्वयं खोजकर, स्वयं ढूंढकर, स्वयं पता लगाकर अधिगम अच्छे से कर सकता है, इसीलिए बालक को स्वयं खोजने और ज्ञान का निर्माण करने के अवसर दिए जाने चाहिए। यानी कि शिक्षा में उनकी देन या इसकी विशेषता थी कि बालक को स्वयं खोजकर ज्ञान निर्माण का निर्माण करने के अवसर, ज्ञान का संचरण, यानी कि इसका जो है वो
संरचना, ज्ञान की संरचना पर बल दें। ज्ञान की संरचना का निर्माण बालक स्वयं करेगा, स्वयं खोजकर और स्वयं उसका पता लगाकर ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं करेगा। और फिर तारतम्य का तीसरी बात जो थी वो तारतम्य का, ज्ञान तारतम्य रूप से बालक के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्रमबद्ध रूप में। अगर क्रमबद्ध रूप में नहीं है तो बालक उस चीज को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए जो भी ज्ञान का संचरण या संचार वो करता है उस समय, या ज्ञान का निर्माण जो संरचना जो करता है, संचार नहीं सॉरी संरचना, उसका निर्माण जब वो करता है तो उसमें क्रमबद्धता का होना अनिवार्य। अगर क्रमबद्धता नहीं है तो सही बात को वो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए उनकी जो अगली विशेषता थी या शिक्षा को देन थी वह थी कि ज्ञान का जो है वह क्रमबद्ध रूप में, बालक क्रमिक रूप में, क्रमबद्ध रूप में बालक के सामने होना चाहिए, तभी उस चीज किसी भी चीज का अधिगम उसके लिए सरल होता है। और अंतिम बात थी पुनर्बलन, यानी कि बालक को पुनर्बलन, बाह्य पुनर्बलन के द्वारा आंतरिक गुणों का उसमें विकास किया जाना चाहिए। तो बालक कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, जैसे ताली बजाना है, उसको वेरी गुड शाबाश कहना है, जो कि बाह्य पुनर्बलन है, दूसरों के द्वारा दिया जाने वाला पुनर्बलन है, या काम में उसको सही परिणाम तो प्राप्त होते हैं तो वो भी उसके लिए ये एक पुनर्बलन है, जिससे कि उसके आंतरिक क्षमताओं का विकास होता है। तो ब्रूनर के अनुसार बालक के जो ज्ञान के है वो संज्ञानात्मक विकास क्रम के अनुसार, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव के साथ में दृश्यात्मक अवस्था पर आकर और प्रतिबिंबात्मक या संकेतों के माध्यम से वह ज्ञान को हासिल करता है या उसका संज्ञा प्राप्त करता है। यानी कि इस आधार पर बालक के अवधारणा या ज्ञान का निर्माण को हमने समझा, यानी कि इस यूनिट के अंतर्गत हमने इस चीज को जाना कि बालक किसी अवधारणा का कैसे निर्माण करता है और क्या ज्ञान को कैसे हासिल करता है। इसी आधार पर यह हमारी आज ये यूनिट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जॉन ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें, घर से बाहर निकल रहे तो 3 बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।